नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तारीख भी आ गई है। मेरे ख्याल से जनवरी 22 की वो तारीख है, अगर मैं गलत ना हो तो दोस्तों इस पर ही ये डिबेट है कि डिबेट ये है, अमिताभ अग्निहोत्री जी कह रहे हैं कि आने वाला जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसका फ़ायदा बीजेपी क्या राम मंदिर के बनने के बाद ले सकती है। तो इस पे ये डिबेट है और अमिताभ अग्निहोत्री जी के साथ है कांग्रेस के प्रवक्ता मुन्ना खान और फजील अहमद, जो एक राजनीतिक विशेषज्ञ बन के बैठे हैं। तो दोस्तों इनसे प्रश्नोत्तरी का दौर चलता है। इनके नकारात्मक जो जवाब रहते हैं उसका अमिताभ अग्निहोत्री किस तरह से काउंटर करते हैं, ये आप इस डिबेट में देखोगे। तो दोस्तों डिबेट बहुत जानदार, शानदार, मज़ेदार बनी है। क्योंकि मैं पूरे विस्तार के साथ डिबेट बनाता हूँ तो डिबेट थोड़ी लंबी हो जाती है। इसके लिए आप मुझे क्षमा कर सकते हैं अगर आप चाहें तो दोस्तों एंजॉय कीजिए डिबेट। लेट्स स्टार्ट। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। 24 के चुनाव में रामलला का मंदिर एक की फैक्टर होगा कि नहीं? 24 का जो चुनाव है ना जी, बीजेपी 10 साल में इतना अच्छा काम की, लेकिन उस चुनाव पे उनको कोई काम उनको लग नहीं रहा है कि इस पर जनता हम वोट देगी। मंदिर तो अब कोई विषय नहीं है, मंदिर तो बन ही रहा है। और इतना ही लोग जल्दीबाजी में है कि 24 में आएंगे कि नहीं आएंगे। 24 से पहले ही अधूरा मंदिर का ये लोग शिलान्यास करने जा रहे हैं, मतलब उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं पूरा। अभी एक फ्लोर, मैं तो अयोध्या जाकर देख के आया हूँ, एक फ्लोर भी ठीक से नहीं बना। अभी एक तल्ला जिसको कहते हैं, अभी 3-4 तल्ला बनना है, तो एक फ्लोर अभी 50% भी काम पूरा नहीं हुआ है वहां। और ये तो इतनी जल्दीबाजी में है कि चाह रहे हैं कि हम 24 से पहले ही जो है इसका उद्घाटन कर दें, क्योंकि उनको उम्मीद है कि 24 में शायद हम ना आ पाए। और दूसरी बात, 24 का चुनाव कहीं मंदिर मस्जिद पे नहीं होने जा रहा है। 24 का चुनाव जातीय जनगणना पे होगा, जनजाति के आधार पर जिसके साथ भेदभाव हुआ है, जो 70 साल से दबे कुचले शोषित वंचित समाज जो अपनी मांग उठा रहा है, उस पे चुनाव होने जा रहा है। कहीं मंदिर मस्जिद पे चुनाव नहीं होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फजील भाई ने कहा जो 70 साल से दबे कुचले हैं, एक ये भी तरीका, एक ये भी बात ठीक है। मुन्ना खान साहब के पास आऊंगा, उससे पहले 2 टिप्पणी जरूर करूंगा। और ये भी बात ठीक है कि जिस देश में बहुसंख्यक आबादी जिसको आराध्य मानती हो, उसके मंदिर के लिए, उसके जन्म स्थान के लिए 500 साल तक संघर्ष करना पड़े। दुनिया में कहीं ऐसा उदाहरण नहीं है। फजील भाई तो 70 साल की बात बता रहे थे, मैं 500 साल की बता रहा हूं। ऐसा दुनिया के किसी मुल्क, एक मिनट आगे दोबारा आऊंगा तब, अभी नहीं, बीच में ये बात हमेशा ध्यान रखनी होगी। और मैं 30-35 साल से इस विषय को एक पत्रकार के नाते देख रहा हूं, और हर चुनाव से पहले मैं लोगों को ये कहते देखता हूं, ना अयोध्या कोई विषय नहीं, चुनाव तो दूसरे मुद्दों पर होगा क्या। और जब अयोध्या प्रभावित कर देते चुनाव को तो कहते ये तो मंदिर पे वोट ले आए। इसका मतलब अभी समझ में कुछ विकास की जरूरत है, थर्मामीटर गलत जगह लगाते हो। जब 2 सीट से 89 हुई थी उस चुनाव में भी लोग करना ना मंदिर कोई विषय नहीं। अग्निहोत्री जी ना 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 ना, क्या विषय बोले, रामलाल की बकरी भाग गई, वो विषय है महत्वपूर्ण है। अच्छा जी, और जब चुनाव हो गया तो बोले आडवाणी मंदिर करके चुनाव जीत लिए चुनाव। इसलिए मैं कहता हूं भारत के मन को समझना भी जरूरी है। आपकी उंगलियां भारत के मन की नब्ज को समझ पाए। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग ये कहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा, रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में उनके विग्रह की नौटंकी है, और उसके बाद चुनाव भी लड़ना चाहेंगे, वोट भी चाहेंगे, तो हारेंगे ही ना। वो अगला पिछड़ा दलित वंचित मजलूम अकलियत कुछ कर ले, सब किया ना, हारे विधायकी चुनाव नहीं जीत पाए। उन्होंने ये सब मुद्दे उठाए थे, जातिगत से लेके शंभुवध से लेके, और सारी बातें जितना कर सकते थे हिंदू मुसलमान ना, जनता ने हरा दिया। क्यों? क्योंकि उनकी वाणी भारत के मूल स्वभाव के विपरीत है। अब भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को नौटंकी बताएंगे उसके, और पीडीए के, अरे इंडिया के बड़े नेता भी रहेंगे, ये तो नहीं चलेगा ना फिर भाई। ठीक, मुन्ना खान साहब, कांग्रेस को क्या लगता है ये विषय एक स्वप्न के पूरा होने जैसा है पूरे भारत के लिए, दुनिया भर में जहां भी हिंदू और राम को मानने वाले लोग हैं उन सब के लिए? तो स्वाभाविक, जब भी इतिहास में कोई बहुत बड़ा काम होता है तो उसका पॉलिटिकल इंपैक्ट पड़ता ही पड़ता है। अच्छा लगे तो पड़ता है, और बुरा लगे तो डबल पड़ता है। क्या? अच्छा लगे तो एक गुना पड़ेगा, बुरा लगे तो डबल पड़ेगा। कांग्रेस इसको कैसे देख रही है? कांग्रेस इस तरीके से देख रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं भगवान के नाम को ही बेचने पे तुली है। जिस तरीके से कर्नाटक में इसने हनुमान जी को बेचा, अब ये उत्तर प्रदेश में राम जी को बेचेंगे, तो भगवान भी समझ रहे कि बीजेपी कहीं ना कहीं हमारा इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वहां पे लताड़ मारी हनुमान जी, अब यहाँ चपाड़ मारेंगे श्री राम जी। तो टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल सुपरा साफ है। बीजेपी कुछ भी कर ले, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कुछ भी कर ले, ये इस बार कोई भी न भगवान मानने वाले न भगवान के बनाए इंसान, आप ये ध्यान दीजिए।
क्योंकि 2013 में लक्ष्यदार भाषणों में विकास पे बात हुई थी, न कि राम मंदिर पे बात हुई थी। राम मंदिर का जो एजेंडा था वो 2019 में सबने देखा, राम मंदिर बनने चाहिए। मैं अगर मुसलमान हूं, मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, हमें भी पेट में रोटी चाहिए। अगर आप हिंदू भाई हो, आप भी मस्जिद में मंदिर में जाओगे पूजा करने, आपको भी पेट में रोटी चाहिए और रोजगार चाहिए, हमारे बच्चों को भी दूध चाहिए। तो ये यथा स्थिति देश की बदल चुकी है। ये नैरेटिव जो भारतीय जनता पार्टी बार बार सेट करने की कोशिश कर रही है कि राम जन्मभूमि, राम मंदिर, तो ये वो साल दूसरा था मित्र हमारे, ये साल दूसरा है। इस बार जो बात आप प्रोपेगेंडे करोगे, हिंदुस्तान शमशान कब्रिस्तान पाकिस्तान, तो ये बात कोई ना हिंदू भाई समझने वाले ना मुस्लिम भाई समझने वाले, डंडे से युवा ढूंढेंगे और हर क्षेत्र में, हर लोकसभा क्षेत्र में इस बार बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी के कैंडिडेट को खदेड़ा जागा। मैं ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, वो चुनाव आएगा तभी हम लोग साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राघवेंद्र सिंह के पास चलूं, लेकिन एक बात मैं फिर कहूं कि वो सारे लोग ऐसी बातें कहते, कांग्रेस का एक समस्या यहां पर कांग्रेस के व्यक्तित्व को थोड़ा धूमिल करती है। कांग्रेस एक हाथ पर यह भी कहती है कि हमें भी क्रेडिट दो अयोध्या का, और हमने ताला नहीं खुलवाया, हमने शिलान्यास नहीं कराया, और हमने माला जनेऊ के ऊपर नहीं, कोर्ट के ऊपर नहीं पहनी। गजब है, आप सब क्रेडिट उन्हीं को दिए जा रहे हैं। एक तरफ ये कह रही, दूसरी तरफ ये कह रही कि शमशान है, कब्रिस्तान है, नहीं चलेगा। इसीलिए वोट से हाथ धो बैठते हो, ना इधर खड़े ना उधर खड़े भैया। और दूसरी बात जो हमारे मित्र ने कही, मुन्ना खान साहब ने, रोटी की बात तो हम तब से है जब से इंसान नहीं जीव धरती पर आया, तब से रोटी की बात है। फिर 2 से 79 हो गए तब रोटी का मसला नहीं था, और 79 से 303 हो गए तो रोटी का मसला नहीं था। उत्तर प्रदेश में दोबारा बड़ी मेजोरिटी से आए तो रोटी मुद्दा नहीं था, तब डबल रोटी मुद्दा था। क्या गजब बात है। सच को तो देखो, अभी तक जो चुनाव हुए देश में, उनमें भी जनता ही ने हराया जिताया, जिसको भी हराया जिताया, या वो कहीं जापानी कुछ आए थे, यूथोपियन अफ्रीकन, वो जिता हरा गए, ऐसा तो है नहीं। भारत की जनता ने वोट किया, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता ने किया। क्या आप 415 से चले थे और 44 पे आ गए? नहीं, ये जनता की कृपा है ना। कोई जबरिया तो सीट लेने जाता किसी की, ना जबरिया दे सकता। उत्तर प्रदेश जहां मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जहां रहे, वहां आप 2% पर आ गए मित्र। एक विधायक 2% वोट, बताइए। नहीं, 2 विधायक और 2% वोट। ये जनता ही का मैंडेट है, ऐसा तो नहीं कि भाजपा वाले आपका रिपोर्ट कार्ड लिख दिए। अब मैं जवाब दे दूं जी। देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल है अमिताभ जी आपका जी। सारे सिस्टम को हैक करके चुनाव हिटलर भी जीता। दूसरा सवाल, ये अभी जो इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी है, सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रही, बीजेपी के 5 सिस्टम से लड़ रही। मैडम प्लीज चुप हो जाए, चुप हो जाए। कर्नाटक में क्या हुआ फिर? आप जवाब देने दें, प्लीज। मैं मुन्ना खान साहब सुनिए, कर्नाटक भी ध्यान में रखिए ना फिर। अमिताभ जी, आपने सवाल के यतिमा भी आवाज आ रहा है, यतिमा मुन्ना खान साहब भी आवाज आ रहा है। आपने सवाल के ऊपर जवाब दे रहा हूं। जी 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 जी। कांग्रेस पार्टी सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रही, कांग्रेस पार्टी बीजेपी के 5 सिस्टम से लड़ रही। ठीक है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी के मसल से, बीजेपी के पावर से, बीजेपी के पैसे से, बीजेपी की मीडिया से, बीजेपी की मशीन से। लड़ाई हमारी इच्छा से हो रही है। और 2014 के पहले का जो चुनाव, वो पारदर्शिता चुनाव था। 2004 के बाद इलेक्शन कमीशन को कहना पड़ा कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है। कांग्रेस पार्टी नहीं करी, देश के किसी कार्यकर्ता नहीं करे। अब रुकना, आपने अच्छे से कहीं ना कहीं अरे भाई एक मिनट, इसी देश में चुनाव लड़ना है। कांग्रेस पार्टी ऐसा तो नहीं कि अपना झोला लेके जापान में चुनाव लड़के आ जाएगी और रिपोर्ट कार्ड यहां दाखिल कर देगी। लड़ना इसी में एक। और दूसरी बड़ी मासूम बात यह है, जब सबको चोर कह रहे हो भैया कि सब गड़बड़ झाला करके जीत लिए, तो कर्नाटक में आप कैसे जीत लिए? आप बाहुबली तो हो नहीं, भाजपा की सरकार थी और जीत आप गए। हिमाचल में सरकार भाजपा की थी और जीत आप गए। गजब करते हो, बात तो ऐसी बोलो जो कटे ना, ऐसी बात बोल देते हो जो छतरा गिर पड़े भरभरा के। अरे ऐसा तो ना बोलो कम से कम। खैर, फजील अहमद साहब, एक बड़ा बुनियादी सवाल है, और कम से कम पढ़े लिखे लोगों को इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, इस पर चिंतन करना चाहिए। भारत में अंबेडकर के बाद, बाबा साहब के बाद सबसे बड़ा वंचितों के लिए प्रयोग हुआ वीपी सिंह के समय में, जब मंडल की ही रिपोर्ट उन्होंने लागू कर दी, जो रिपोर्ट इंदिरा गांधी ने धूल खाने के लिए मेज के नीचे छुपा रखी थी वर्षों वर्ष कांग्रेस में, जो आज कह रही है कि हम तो सोते जगते हमेशा ओबीसी के मारे परेशान है, इतना परेशान है कि नींद नहीं आती। उन्होंने उसको नीचे पटक दिया। खैर, विश्वनाथ प्रताप सिंह उसको लाए, किन वजहों से लाए मैं उस बहस में नहीं जा रहा, लेकिन लाए। हम तब पत्रकारिता में थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह इतना बड़ा काम करने के बाद पिछड़ों के लिए उससे बड़ा काम तो कभी हुआ नहीं आज तक। समझ रहे ना फजील अहमद? चाहे हिंदू पिछड़े हो चाहे मुसलमान पिछड़े हो, सबके लिए उससे बड़ा कोई काम नहीं हुआ भारत के इतिहास में। विश्वनाथ प्रताप सिंह राजनीति के जंगल में चले गए। क्या उसके बाद से कोई पूछनहारा नहीं रहा, कोई दियाबाती करने वाला नहीं रहा। एक उदाहरण और समझ लो, आपके अकलियत के बहुत चहेते नेता थे कांग्रेस में अर्जुन सिंह, ठीक? बहुगुणा के बाद अर्जुन सिंह सबसे बड़े नेता थे जिन पर मुसलमान भरोसा करता था कांग्रेस में।
उन अर्जुन सिंह ने हायर एजुकेशन में पिछड़ों को आरक्षण का आदेश जारी किया। क्या आदेश जारी करके गए, उसके बाद से अर्जुन सिंह ऐसे बियावान में गए कि अंतिम समय में कैसे प्राण निकले वो सबने देखा। क्या उनका कुल गोत्र कहीं नहीं दिख रहा, अजय भी नहीं दिख रहे, कहीं विधायक हो तो हो मुझे पता नहीं। क्या तब जात के लोगों ने उनको क्यों नहीं सिर पे बैठाया, क्यों नहीं बड़ा बना दिया? मंडल से बड़ा काम कोई कर सकता था क्या जो बीपी सिंह करके गए? हाँ मैं बता रहा हूँ आपको जी। लाल कृष्ण आडवाणी जी जब रथ यात्रा लेके लौटे थे पूरा देश घूमने के बाद, दिल्ली का चुनाव राजेश खन्ना ने उनको हरा दिया था, याद है ना आपको? हाँ याद है। लाल कृष्ण आडवाणी को राजेश खन्ना ने हरा दिया था। ठीक है। हाँ। तो चुनाव हारना जितना ही चुनाव हारना ना, मेरी बात में समझे, बीपी सिंह का राजनीतिक करियर खत्म हो गया, मैं ये कह रहा हूं भाई। हमको समझ नहीं आता आप बीजेपी को कितना दिन बचाएंगे? नहीं अरे भाई गजब कर रहा हूं। बीजेपी को बचाएंगे? अरे आप थोड़ा सही है, आप बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ो ना यार, क्या दिक्कत है? बीजेपी के खिलाफ नहीं है, आप लड़ो ना चुनाव। आप इतना बीजेपी को कितना बचाएंगे? आप लड़ो ना चुनाव बीजेपी के खिलाफ, जनता बताएगी वोट किसको देगी। तर्क की बात करिए, तर्क की बात करिए, बिना तर्क की बात मेरे मंच पर नहीं। सुनिए राघवेंद्र जी, सुन लीजिए राघवेंद्र जी देखिए कितना बेचैनी हो गई जी। राघवेंद्र जी को कितना बुरा लग गया जी, बोलिए बोलिए जी का नाम लिए इनको बुरा लग गया। हजील अहमद आप सुन लीजिए, उमा भारती जानते हैं ना? उमा भारती, आप तो पुराने जर्नलिस्ट हैं। उमा भारती और कल्याण सिंह, ये दो लोग अपना जीवन समर्पित कर दिए राम मंदिर के लिए, और मुझे लगता है शायद विनय कटियार भी ओबीसी ही है, और ओबीसी लीडर में ना तो उनको ट्रस्ट में रखा और मर गए कल्याण सिंह, उनका तो कोई नाम भी नहीं, ना उनके बच्चों का नाम, कुछ नहीं। और उमा भारती तो जी रही। उमा भारती का तो ओबीसी की वजह से उस मंदिर के किसी भी माहौल में नहीं बुलाया जाता, उनको किसी भी उत्सव में नहीं बुलाया जाता, क्योंकि वो शूद्र है। शूद्र को वहां प्रवेश करने पर प्रतिबंध है। उमा भारती पूरी जिंदगी बेचारी अपनी नाश कर दी, और इस मंदिर के किसी शिलान्यास में रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया क्योंकि वो दलित है, अछूत है। तो ये जो चीजें है ना, यही लोगों को हर्ट करती कि भाई आप कौन सा धर्म है जो सिर्फ आप जो है, जिसने आपकी कल्याण सिंह को आपने एक ट्रस्ट में नहीं रखा। यतीमा के पास जाऊंगा, फिर आपके पास आऊंगा, राजनीतिक बात बाद में होगी। लेकिन फजील अहमद तर्क ठीक थोड़े जुटा के लाए, लेकिन कहीं कहीं तथ्य से गड़बड़ा जाते हैं। अयोध्या में उनको स्मरण नहीं रहा होगा, पहला जब कार्यक्रम हुआ था, शिलान्यास तो नहीं, शिलान्यास जैसा ही कार्यक्रम हुआ था, उसमें एक ईंट रखी गई थी, तो पासवान थे जिन्होंने रखी थी। ठीक, अब उनकी जात गूगल में देख लेना। एक और इस बार जो विधि विधान से, अनुष्ठान से सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने, फजील अहमद लो, मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा ना, अभी आपकी आवाज नहीं जाएगी। तर्क सुनिए, आगे के लिए याद रखिएगा ये सब चीजें, ठीक है, ताकि आगे कहीं बोले तो प्रमाण सहित बोले। इस बार जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुआ, वो एक दलित व्यक्ति ने ही किया, अरे एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति ने ही किया। और फजील अहमद करे पिछड़ों पर प्रवेश में वहां समस्या है, जानकारी नहीं रखते, बताइए इनका क्या करें अब, बताओ। अरे तथ्य तो ठीक रखो, आपको मंदिर अच्छा नहीं लगता, समझ में आती, लेकिन ये कैसे कह दोगे मोदी अगड़े, ये तो नहीं कह सकते ना। नरेंद्र मोदी ने किया, कलराज मिश्र तो करने गए नहीं थे वो शिलान्यास, कैसी बात। इसीलिए मैं कहते गलत बयानी में और मुश्किल हो जाती है। पासवान की जात आप बता दो, पासवान किस वर्ग में आते हैं, और नरेंद्र मोदी किस। खैर यतीमा, मुझे लग रहा है कि जो लोग मंदिर के पक्ष में नहीं रहे, वो लोग इस बात में बड़े चिंतित होते हैं कि ट्रस्ट में किस जात के आदमी रखे गए। आप तो ट्रस्ट के पक्ष में नहीं थे कि ट्रस्ट बने, आप इस पक्ष में कभी नहीं रहे कि मंदिर बने। क्या आप तो बाबर के साथ अपनी शिनाख्त जोड़ते रहे, कहीं औरंगजेब के साथ, कहीं हुमायूं के साथ। आज वो लोग ये डिटेलिंग दे रहे हैं कि कौन किस जात का आदमी ट्रस्ट में रखा गया। अब मुझे लगता है कि जब कोई बड़ा धार्मिक प्रतीक आता है तो उसमें सारी जातियों के बंधन टूट जाते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा कि अगर 65 करोड़ लोग सीधे तौर पर किसी प्रकल्प से जुड़े तो स्वाभाविक उसमें कोई जात बची नहीं होगी, है ना। क्योंकि 65 करोड़ पैसा देने वाले, जो बहुत अशक्त है वो भी पैसा नहीं दे सकते, जो छोटे हैं वो भी नहीं दे सकते। तो वर्किंग जो पॉपुलेशन है उसमें से अगर 65 करोड़ लोग किसी चीज से जुड़ते हैं तो उसमें ओबीसी भी आ गए होंगे, दलित भी आ गए होंगे, नहीं अति दलित भी आ गए होंगे, महादलित भी आ गए होंगे, सवर्ण भी आ गए होंगे। मुन्ना खान साहब, आप इस बात से सहमत हैं? कह रहे थे दलित की बात कहते, इन बातों में सच्चाई है अमिताभ, ये समझने पड़ेंगे। जब इलेक्शन का टाइम होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये दलित हिंदू होता है, और इलेक्शन के बाद यही दलित बिंदु हो जाता है। इसलिए आज लगभग 143 मंदिरों में साफ शब्दों में लिखा है दलित का प्रवेश वर्जित। क्यों है साहब? आप हिंदू की बात करते हो और दलित का प्रवेश वर्जित है। आप हिंदू समाज की बात करते हो और दलित समाज के बारात स्वर्ग समाज के कॉलोनियों से नहीं गुजरता, क्या वो हिंदू नहीं है? सवाल ये कह रहा है, आप किस नजरिए से देखते हो? एक उत्तर प्रदेश में ढोल बजा लेने से पूरे देश में ढोल नहीं बजने वाला। पूरे देश में आप हिंदुत्व की बात नहीं रख सकते। आपको अगर बात हिंदुत्व की करनी है, फिर हिंदुत्व की बात करो, आप फिर दलित भी हो, स्वर्ण भी हो, सभी को न्याय मिले। ऐसा नहीं हो कहीं दलित को मूत्र पिलाया जा रहा हो, मल खिलाया जा रहा हो और भारतीय जनता पार्टी ताली पीट रही हो।
जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी ठीक मुन्ना खान साहब, ठीक वहाँ पे दलितों ठीक के साथ ठीक। अभी मैं राघवेंद्र जी से समय राघवेंद्र जी से उत्तर ले लूं। नहीं। आज ही अभी जब मुन्ना खान साहब ये बोल रहे हैं उससे 2 घंटे पहले राजस्थान में एक बहुत बर्बर घटना हुई ISI टाइप की। क्या सबके सामने खेत में गिरा के ट्रैक्टर से रौंद दिया गया आदमी, क्या वो भी दलित है? और कांग्रेस कह रही कि दलित का मसला है। दलित अत्याचार में राजस्थान का कोई जवाब है नहीं। इसको पार्टी से जोड़ेगा तो कहां जवाब दीजिएगा? आज की घटना बता रहा हूं, ट्रैक्टर से मैश कर दिया है। फजील अहमद उस पर हंस सकते हैं क्योंकि वहां वो करे मरे गिरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मसला उत्तर प्रदेश में होता तो वो नाराज होते। वो करे वो राजस्थान में जान गई 2 कौड़ी की जाने दो, उत्तर प्रदेश में जाएगी तो हम इशू बनाएंगे। ये भेदभाव ठीक नहीं। हमारे लिए हर आदमी की जान भारत के आदमी की जान है। कुछ बुनियादी बातें निकल कर आई। मुन्ना खान ने एक प्रश्न उठाया कि भाई दलित घोड़े पर नहीं निकल सकता। हां, भारत के तमाम राज्यों में, हर पार्टी के द्वारा शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमारा सर शर्म से झुकाती है। उसमें कांग्रेस का मुख्यमंत्री भी होता है, उसमें भाजपा का भी होता है, उसमें CPM और तृणमूल का भी होता है, ठीक। लेकिन यह भी सच है कि भारत के अधिकांश इलाकों में यह कह के राम बारात या शोभा यात्रा रोक दी जाती है कि उधर से नहीं जाइएगा। बोले क्यों? बोले उधर माइनॉरिटी रहते हैं। यह क्या तरीका भाई? बोले ये संवेदनशील इलाका है। यह क्या होता संवेदनशील? राम बारात जाएगी तो आप पत्थर चलाएंगे और बता रहे संवेदनशील है। मैं इस थ्योरी के खिलाफ, वो प्रशासन ध्वस्त है, चूड़ी पहन ले, जो ये कहे कि संवेदनशील इलाका है। क्या होता संवेदनशील? शोभा यात्रा और राम बारात क्यों नहीं निकल सकती देश के हर इलाके से? क्यों नहीं निकल सकती? उन अधिकारियों को सैक कर देना चाहिए, दंडित करके बाहर करना चाहिए जो ये भोला तर्क लेके आ जाते हैं कि उधर मत जाइएगा, उधर संवेदनशील है। व्हाट द हेल? क्या है संवेदनशील? ये भारत है भाई। संवेदनशील क्या होता है? वहां से जाएंगे तो आप पत्थर फेंकेंगे, ये नहीं चलेगा। बस यही समस्या है। भारत में अंतर केवल यही आया और कोई अंतर नहीं आया। ये जागृति आ गई, ये तर्क आ गया कि ऐसा नहीं चलेगा कि उधर से नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले उधर संवेदनशील मामला है। वो जनता माफ नहीं करेगी। तो दोस्तों डिबेट हो गई पूरी, वीडियो हो गई खत्म। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अमिताभ अग्निहोत्री की डिबेट आपको पसंद आती है तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर अमिताभ अग्निहोत्री जी को फॉलो करता हूँ और उनसे जुड़े हुए जितने अच्छे कंटेंट वो बनाते हैं उसको मैं अपने चैनल में लाने की कोशिश करता हूँ। छोटी मात्रा में ही सही, लेकिन अवश्य लेके आता हूँ और जो मुख्य मुद्दे होते हैं उनको हाईलाइट करता हूँ। तो दोस्तों यही है मेरा कंटेंट। अगर ये कंटेंट, ये डिबेट वीडियो पसंद आती है आपको तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।